वाला हूँ एक इंडोनेशियन एंथोलॉजी हॉरर मूवी को जिसका नाम है तंदूक शैतान यानी कि द डेविल्स हॉर्न्स। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर दो कहानियां आपको सुनने को मिलने वाली हैं और दोनों के अंदर ही डेविल और डीमन के बारे में बताया गया है। तो आपको कहानी की शुरुआत में हम कांजिया और सुमीरा नाम के एक कपल को देख पाते हैं, जहां पर सुमीरा प्रेग्नेंट थी और आज उसे बहुत भयानक वाला लेबर पेन हो रहा था। इससे सभी लोग ये समझ जाते हैं कि शायद से सुमीरा की डिलीवरी का समय आ चुका है और इसी वजह से घर के सभी लोग घर के अंदर जमा हो गए थे। तभी कांजिया सुमीरा के लिए एक सॉफ्ट मैट्रेस को बिछाता है ताकि वो वहां पर आराम से लेट सके। अब वहीं दूसरी तरफ कांजिया की माँ गाँव की एक बड़ी हकीम औरत को बुलाकर लेकर आती है। अब सुमीरा को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, जिस वजह से हकीम उसके हाथ पैरों को मसाज करने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं कि जो कांजिया होता है वो बाहर बाकी लोगों को संभाल रहा था। अब इसी बीच कांजिया के दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि जकार्ता से उससे मिलने आए थे, जिनको देखकर कांजिया काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगा नहीं था कि वो लोग उससे मिलने आने वाले हैं। और यहीं पर हमको काफी सारी बातें पता चलती हैं कि कांजिया और सुमीरा की शादी नहीं हुई है और वो सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और इसी बीच सुमीरा प्रेग्नेंट हो गई। सुमीरा के पिता की भी 40 दिन पहले ही मृत्यु हुई थी और उन्होंने खत्म होने से पहले इन दोनों की शादी की बात कही थी। साथ ही साथ कांजिया के दोस्त उसके लिए जॉब ढूंढने की बात करते हैं, ये कहते हुए कि अब कांजिया का भी परिवार होगा और उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसी वक्त हम ये नोटिस करते हैं कि कांजिया जॉब को लेकर इतना सीरियस नहीं होता, जो कि बता रहा था कि वो काफी केयरलेस है और वो उसी वक्त अपने फोन में गेम भी खेलने लगता है, यानी कि उसे इन चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। खैर इसके बाद उसके दोस्त वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी मिली थी। अब इसी तरह से पूरी रात बीत जाती है और सुमीरा की कंडीशन भी नॉर्मल हो गई थी। लेकिन सुबह अचानक से ही सुमीरा को रेवन बर्ड्स के रोने की आवाज आने लगती है। डैम दिस रेवन बर्ड अगेन। जिसका पता करने के लिए हकीम बाहर जाकर देखती है तो उसको पता चलता है कि जंगल करीब होने की वजह से रेवन बर्ड्स की आवाज आ रही थी। लेकिन तभी हम नोटिस करते हैं कि हकीम जंगल की तरफ देखकर किसी को इशारा करती है और उसका इशारा कुछ ऐसा था जैसे कि वो किसी को हाँ में जवाब दे रही हो कि अब वो अपने काम को अंजाम देने जा रही है। जिसके बाद वो घर में जाकर एक ग्लास में पानी लेती है और उसके अंदर कुछ इनकैंटेशंस को पढ़कर वो पानी सुमीरा को पिला देती है। जिसके अगले ही पल सुमीरा का पेट दर्द करने लगता है और वो दर्द इतना बढ़ गया था कि वो उसको झेल नहीं पाती। तभी वो हकीम फिर एक काला कपड़ा मंगवाती है और उसे सुमीरा के पेट पर रखकर उसे शांत होने के लिए कहती है। लेकिन तब तक सुमीरा की माँ समझ गई थी कि इससे सुमीरा का दर्द कम नहीं होगा, इसलिए वो कांजिया को जल्दी से एक कार लाने के लिए कहती है ताकि वो सुमीरा को हॉस्पिटल ले जा सके। अब आगे कुछ ही देर के बाद में कांजिया एक चिकन शॉप की वैन लेकर आता है क्योंकि उसके पास कार को रेंट करने जितने पैसे भी नहीं थे एंड अनफॉर्चुनेटली उस वैन के अंदर सिर्फ 2 लोग ही जा सकते थे, जिस वजह से बाकी सभी को घर पर रुकना पड़ता है और कांजिया सुमीरा को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अब आगे बीच रास्ते में एक जगह फंक्शन होने की वजह से कांजिया को एक दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है, जहां पर कुछ ही दूरी पर जाकर उसे ऐसा लगता है कि उसकी गाड़ी के आगे एक बिल्ली आ गई है। कांजिया जब गाड़ी रोक कर चेक करता है तो वहां कुछ नहीं था और तभी हम एज अ व्यूअर बस कुछ सेकंड के लिए कांजिया और सुमीरा के बीच में एक डीमन को बैठा देखते हैं, जिसने कि सुमीरा के पेट पर हाथ रखा था और वो दिखने में बहुत ही भयानक था। खैर इससे ये समझा जा सकता है कि उस हकीम ने कुछ तो ऐसा गलत किया था जिससे कि इनके बच्चे के पीछे एक बुरी शक्ति पड़ चुकी है। खैर कुछ ही देर के बाद में ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचकर सुमीरा को एक नाइटमेयर आता है कि उसकी डिलीवरी हो चुकी है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं हुआ है और लगातार बस खून बहते जा रहा है। जल्दी ही उसको समझ में आ जाता है कि ये बस उसका नाइटमेयर था। जिसके बाद दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और वहां पर सबसे पहली चीज जो हम नोटिस करते हैं कि वहां पर अंदर सभी लोगों ने सिर्फ काले लिबास पहने हुए थे। खैर तभी वहां पर एक नर्स आती है जिसे कांजिया सुमीरा के लेबर पेन के बारे में बताता है और वो सुमीरा को सीधे ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का फैसला करती है। हम गौर कर पाते हैं कि वो नर्स बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और उसको देखकर सुमीरा को ऐसे ख्याल आते हैं कि शायद वो उसके बॉयफ्रेंड को सीड्यूस करने की कोशिश करेगी। अब आगे उस नर्स को 2 और नर्स और एक डॉक्टर ज्वाइन करते हैं जो कि सभी दिखने में बहुत ही अच्छे थे और वो सुमीरा को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हुए कांजिया से बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए कहते हैं। अब कांजिया फिर पेपर वर्क को कंप्लीट करने जाता है, जहां पर वो अपनी माँ को हॉस्पिटल के अंदर की एक फोटो निकालकर भेजना चाहता था, लेकिन किसी वजह से वो फोटो पूरी तरह से डार्क आती है और उसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। साथ ही साथ हॉस्पिटल के अंदर नेटवर्क भी नहीं थे, जिस वजह से कांजिया बाहर आकर नेटवर्क को ढूंढने लगता है और तभी वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है जिसको ये बात थोड़ी अजीब लगती है और वो कांजिया के पास आकर उसको कहता है कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। इस पर कांजिया जवाब देता है कि अंदर नेटवर्क नहीं है और मैं यहाँ पर नेटवर्क ढूंढने आया हूँ। जिसको सुनकर वो आदमी काफी हैरान होता है और उसको कहता है कि तुम यहाँ पर नेटवर्क ढूंढ रहे हो और तुम अंदर भी गए थे।
हालांकि कांजा उस वक्त उस आदमी की बात सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वो चिल्लाकर उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम अंदर सुमीरा को देखते हैं, जिसे बड़ी डरावनी तरह से वो डॉक्टर और नर्सेज देख रहे थे। तभी अगले ही पल वो सुमीरा के पेट को जोरों से दबाने लगते हैं, जिससे कि उसे बहुत दर्द होता है और चिल्लाते हुए उन्हें रुकने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते। इसी दौरान वो एक चीज बार बार रिपीट कर रहे थे कि सुमीरा हमें अपना बच्चा दे दो, क्योंकि अगर सब कुछ नॉर्मल होता तब तुम और तुम्हारा बच्चा कल ही मर गए होते और अभी तुम दोनों सिर्फ हमारी वजह से जिंदा हो, इसलिए जिसे हमने प्रोटेक्ट किया है वो हमको दे दो। तभी हम कांजा को देख पाते हैं, जो कि गौर करता है कि हॉस्पिटल में आते वक्त जितने लोग थे अभी भी हॉस्पिटल में इतने ही लोग हैं। यहाँ तक कि रिसेप्शन की लाइन भी जरा भी कम नहीं हुई थी। इनफैक्ट देखने से ऐसा लग रहा था कि चीजें फिर से लूप में रिपीट हो रही हैं और सभी लोग सेम चीज बार बार कर रहे थे। अब इससे कांजा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो रिसेप्शन के पास जाकर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मुझे मेरे पेपर वर्क करने दो, मेरी बीवी को बच्चा होने वाला है। जिसको सुनते ही सभी लोग कांजा की तरफ देखने लगते हैं और अचानक से ही पूरा हॉस्पिटल अंधेरे में डूब जाता है और सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। और उस वक्त हॉस्पिटल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सालों से ये हॉस्पिटल बंद पड़ा था। और तभी रिसेप्शन पे जो औरत होती है वो किसी चुड़ैल की तरह डरावनी आवाज निकालते हुए वहां से चली जाती है। अब कांजा ये सब देखकर बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगता है कि एक पल में ही यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया। हालांकि उसे ये समझ आ जाता है कि उसे पहले सुमीरा को बचाना पड़ेगा, जिसके लिए वो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है वो अपने आप को जंगलों के बीच पाता है, जहाँ पर उसे दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नजर नहीं आता। कांजा फिर डरते हुए सुमीरा को आवाज लगाने लगता है और दूसरी तरफ हम सुमीरा को उसी हॉन्टेड हॉस्पिटल में अकेला देखते हैं, जहाँ पर उसके बेड पर ढेर सारा खून बह रहा था। और फिर वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और ऐसी सेम चीज उसने अपने नाइटमेयर में भी देखी थी, यानी कि उसे फ्यूचर फोरसाइट दिख गई थी कि क्या होने वाला था। अब इस वक्त पूरा हॉस्पिटल सुनसान अंधेरे से ढका हुआ था और तभी एक पेशेंट उल्टा चलते हुए सुमीरा के पास आता है, जो कि दिखने में बहुत डरावना था। सुमीरा की कंडीशन बहुत खराब थी और वो ठीक से चल भी नहीं पाती, लेकिन तब भी वो किसी तरह से हिम्मत करके हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, पर हर बार भागकर वो एक ही जगह पर आ जाती है, जिसके अगले ही पल वो भी अपने आप को जंगलों के बीचों बीच पाती है। वहां से थोड़ी ही दूरी पर कांजा भी था, जो कि सुमीरा को देख लेता है और उसके करीब आने तक वो बेहोश हो जाती है। कांजा फिर सुमीरा को गोद में उठा लेता है और वैसे ही जंगल को पार करने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसको भी आवाजें आती हैं कि हमें अपना बच्चा दे दो तो हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। कांजा इससे बहुत डर जाता है, लेकिन वो तब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और वो किसी तरह से आगे बढ़ता रहता है। और तभी उसे थोड़ी ही दूरी पर सुमीरा के पिता की आत्मा नजर आती है, जिनकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। वो कांजा को जंगल का एक रास्ता दिखाते हैं जहाँ से रोशनी आ रही थी और वहाँ से बाहर जाने पर कांजा जंगल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसे अपने परिवार वाले नजर आते हैं, जो कि उन दोनों को ढूंढने वहाँ पर आए थे। शायद उन्हें भी पता चल चुका था कि कांजा किसी गलत जगह पर पहुंच चुका है। तभी सुमीरा को फिर से लेबर पेन होने लगता है और इस बार वाकई में उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया था। सभी सुमीरा को घेर लेते हैं और वहां पर हम उसी हकीम को भी देखते हैं, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ। अब आगे सुमीरा की डिलीवरी होती है, लेकिन वहां पर कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, बल्कि सिर्फ उसके शरीर से खून बाहर आता है, जिसको देखकर सभी रोने लगते हैं। में भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चा अब जिंदा नहीं रहा और ये बात वो सुमीरा को भी बताते हैं, लेकिन वो बार बार यही कहने लगती है कि मुझे मेरे बच्चे को देखना है, मेरे हाथ में मेरा बच्चा दो। में भी इन सभी चीजों से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हुई होगी और इसी के साथ में ये पहली वाली कहानी खत्म हो जाती है। अब देखो यहाँ पर मेरे हिसाब से वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि डेविल होगा या फिर कोई डीमन होगा, जिसको उस हकीम ने इस दुनिया में लाने का प्रॉमिस दिया होगा। और वो सभी डॉक्टर और नर्सेज जो थी वो प्रेत आत्माएं थी, वो हॉन्टेड हॉस्पिटल था जो कि डेविल को इस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे हिसाब से उनका रिचुअल शायद पूरा नहीं हुआ, इसलिए एंड में कोई बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर हॉस्पिटल के अंदर ही बच्चे का जन्म हो जाता, यानी कि उस हॉन्टेड हॉस्पिटल में, तो वो सभी आत्माएं जंगल के अंदर कांजा से उसका बच्चा नहीं मांगती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि शायद सुमीरा का बच्चा पिछले दिन ही खत्म हो गया था, जैसे कि वो आत्माएं कह भी रही थी, और जो उसके फिलहाल पेट में था वो डेविल था, जिसका शायद किसी रिचुअल ना पूरा होने की वजह से जन्म नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि यहाँ पर सुमीरा के पिता की आत्मा ने उनकी हेल्प करी, जिससे कि वो लोग बच पाए थे। या फिर ये भी हो सकता है कि उस हॉस्पिटल के अंदर उसका जन्म हो गया होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो इंसान के फॉर्म में ही आएगा, माइट भी उसने किसी और फॉर्म में जन्म लिया होगा, लेकिन सुमीरा के पिता ने इन दोनों की जान बचा ली, या फिर ये कहें कि अपनी बच्ची की जान बचाई, जिसके चलते उन्होंने वहां पर गेट खोल दिया था, जिसके चलते वो उस भ्रम से बाहर आ गए थे, यानी कि उस टाइम लूप से बाहर निकल गए थे। अब ये कहानी हमें बर्थ के समय डेविल के इस दुनिया में आने का जरिया दिखा रही थी कि कैसे डेविल या फिर डीमन इस दुनिया में आते हैं, कैसे उसका बर्थ होता है।
और ऐसी कई सारी मूवीज हमने ऑलरेडी देखी भी हैं। और दूसरी कहानी देखने वाले हैं जहाँ पर हम ये जानेंगे कि कैसे किसी के मरने के समय भी डेविल दुनिया में आता है। तो दूसरी कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि मुस्लिम्स के हिसाब से सूरह यासीन को पढ़ने से मृत्यु की तरफ जाते हुए इंसान का दर्द कम होता है और उसे शांति मिलती है, यानी कि उसे एक इजी डेथ मिलती है। तभी अगले सीन में हम कई सारे लोगों को एक साथ बैठकर सूरह यासीन पढ़ते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर ये सभी लोग नूर नाम की एक लेडी की माँ के लिए इसे पढ़ रहे थे, क्योंकि पिछले 14 दिनों से नूर की माँ अपनी मृत्यु के काफी करीब थी, बहुत ही ज्यादा बीमार थी, जिससे कि उनका शरीर तड़प रहा था लेकिन उनकी जान नहीं निकल रही थी। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर इंसान का मरना उसे जीने से ज्यादा आराम देता है। अब ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा था, तो इस बारे में नूर के पिता उसको ये बताते हैं कि अपनी जवानी में नूर की माँ ने अपने शरीर के अंदर चार्म नीडल्स डलवाए थे, जो कि एक तरह का ब्लैक मैजिक होता है, जिससे मांगी हुई विशेष पूरी हो जाती हैं। और उस वक्त उन्होंने खूबसूरती की विश मांगी थी, जिससे कि उन्हें खूबसूरती तो मिल गई, लेकिन अब उन्हें मौत नहीं मिल रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अब डेविल को उनके शरीर की जरूरत होगी, इसलिए वो उन्हें दर्द दे रहा है लेकिन मरने नहीं दे रहा। बेसिकली ये जिन्स लोग करते हैं ऐसा। अब ये बात जैसे ही नूर और उसके भाई को पता चलती है, वो अपने पिता से उस शेमन के बारे में पता करती है जिसने वो चार्म नीडल्स वाला ब्लैक मैजिक किया था, और नूर अपने भाई को शेमन के पास जाकर सभी चीजें ठीक करने के लिए कहती है। अब आगे नूर का भाई उस शेमन के पास जाता है और वहां जाकर उसको पता चलता है कि शेमन की तो कुछ सालों पहले ही मृत्यु हो गई है और अब उसका बेटा वहां पर रहता है। नूर का भाई उसे अपनी पूरी दिक्कत बताता है और कहता है कि किसी तरह आप बस उस ब्लैक मैजिक को खत्म कर दीजिए, जिससे कि मेरी माँ को मुक्ति मिल जाएगी, चैन की मृत्यु मिलेगी। जिसके बाद में शेमन का बेटा ब्लैक मैजिक को खत्म करने की कोशिश तो करता है, पर वो इसमें नाकामयाब रहता है। शायद से काला जादू काफी भयानक करा गया था। आगे नूर का भाई ये बात नूर को कॉल करके बताता है कि काला जादू टूट नहीं सकता, जिस पर नूर कहती है कि तब हमें वही करना होगा जो हमने पहले सोचा था। जिसके बाद नूर अपनी माँ के मुंह पर तकिए को रखकर उनका दम घोटकर उनकी जान ले लेती है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ नेचुरल डेथ पॉसिबल नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये बात शेमन के बेटे को पता चलती है कि उन्हें जानबूझकर खत्म करा गया है, तब वो नूर के भाई से ये कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती करी है। अगर जिस पर ये ब्लैक मैजिक किया जाता है उसे जबरदस्ती मारा जाए तो ये काला जादू मारने वाले पर आ जाता है। तभी हमको पता चलता है कि ये बात नूर के पिता को भी पता थी कि काला जादू किसी को मारने से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उन्होंने नूर को नहीं रोका, मे बी इसलिए कि वो अपनी बीवी को रोज तड़पते हुए नहीं देख पा रहे थे। और तभी हम नूर को देखते हैं जिसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और वो घर से बाहर आकर वॉमिट करने लगती है, जहाँ पर उसके पीछे हम नूर की माँ की आत्मा को देखते हैं। खैर कुछ ही देर के बाद में नूर हॉल में सूरह यासीन पढ़ रहे सभी लोगों को जाकर ये कहती है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रेयर्स करने की वजह से माँ को शांति मिल गई। जिस वजह से हम यहाँ पर दो चीज गौर करते हैं। पहला कि नूर की माँ के गले पर एक निशान था जो कि अब नूर के गले पर आ चुका है, जो कि सिंबल है काला जादू ट्रांसफर होने का। और दूसरा कि नूर का चेहरा दाग धब्बों से भरा हुआ था, जो कि काला जादू ट्रांसफर होने के बाद पूरी तरह साफ हो गया, यानी कि उसे सुंदरता मिल गई थी, जिसका मतलब है कि काला जादू सही काम कर रहा है। वहीं तभी हम एक शॉकिंग चीज देखते हैं कि नूर का बर्ताव अब बदल चुका था, जिससे समझा जा सकता है कि नूर को पोजेशन हुआ है और उसे खूबसूरती तो मिल गई, लेकिन वो चार्म्स जो थे वो उसके अंदर आ गए थे। लेकिन अब उसका जो शरीर है वो यहाँ पर डेविल यानी कि जिन का हो चुका है, और जब वो अब मरेगी वो इजीली मौत नहीं पा पाएगी, उसको बहुत ज्यादा तड़पना होगा, उसका शरीर बहुत ही ज्यादा रॉट होगा, लेकिन वो मरेगी नहीं। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात करें दूसरी कहानी के बारे में। तब यहाँ पर हमें इंसान के मरने के वक्त डेविल कैसे उनका फायदा उठाकर इस दुनिया में आ सकता है ये समझाया जा रहा है कि डेविल अपने लालच से इंसान को करीब लेकर आता है और फिर उसकी जिंदगी डेविलिश ही हो जाती है। वहीं हमको पहली कहानी में ये बताया गया है कि कैसे किसी इंसान के जन्म के समय डेविल दुनिया में आ सकता है, जिसकी वजह वो हकीम लेडी थी जो कि किसी डेविल कल्ट से जुड़ी हुई होगी। अदरवाइज ऐसा काला जादू करना कोई बहुत ही नॉर्मल चीज नहीं थी। या तो ये हो सकता है कि वो लोग पहले से ही ऐसे किसी को ढूंढ रहे होंगे जो कि प्रेग्नेंट हो, और सबसे बड़ी बात कि वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। मे बी इस चीज का फायदा वो लोग उठा रहे थे। लेकिन चलो वहां पर एटलीस्ट सुमीरा के जो पिता की आत्मा थी उन्होंने उसको बचा लिया था, लेकिन यहाँ पर तो नूर को बचाने वाला कोई नहीं है। अब माइट भी वो 30-40 साल तक सुंदर रहेगी, लेकिन उसके बाद जब उसकी मौत होगी तो उसको बिल्कुल भी आसान मौत नहीं मिलने वाली। मतलब वो तड़पती रहेगी, उसका शरीर सड़ता रहेगा, लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको तंदूक शैतान यानी कि डेविल्स हॉर्न फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।